मैंने कहा तुमसे मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता। आजकल तो बच्चा बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। तो वह कहने लगी कि हाँ, मोबाइल तो पापा के पास है और वैसे भी मैं तो ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ। पापा काम पर होते हैं इसलिए मोबाइल अपने साथ लेकर जाते हैं। मैंने कहा कि तुमने एजुकेशन पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो वह कहने लगी कि हमारे गांव में लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिलवाई जाती। हम हमारे गांव की लड़कियां ज़्यादातर घर में ही रहती हैं। मैंने कहा तुम्हारे गांव के बारे में मैं अब तक ना जाने कितनी बातें सुन चुकी हूँ। हालांकि आंटी ने भी लेटर में गांव में बेटियों के साथ होने वाली किसी अत्याचार के बारे में जिक्र किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे गांव में ऐसा भी क्या होता है। अभी हम लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि इतनी ही देर में आंटी आ गई और कहने लगी कि बेटा क्या बात हो रही है तुम दोनों के बीच। फिर मैंने आंटी से ही डायरेक्टली पूछ लिया कि अपने मम्मी को जो लेटर लिख कर दिया था उसमें गांव के होने वाली लड़कियों के साथ अत्याचार के बारे में कोई बात थी। आखिर आपके गांव में लड़कियों के साथ ऐसा भी क्या अत्याचार होता है। मेरी बात सुनकर आंटी के चेहरे पर उदासी छा गई थी। उन्होंने कहा बेटा अब हमारे जाने के समय हो रहा है, हमें चलना चाहिए। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। मेरी बहन ने मेरी बेटी को बिल्कुल अपने जैसे ही संस्कार दिए थे। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं उनके गले लग गई थी और वो मेरे गले लगकर रोने लगी थी। मैंने कहा देखिए आंटी, मैं आपकी अपनी आंटी कहती हूँ, मतलब मासी, इसलिए आप मेरी मासी ही रहेंगी। मेरी माँ तो मेरी मम्मी ही थी, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं उनको ही अपनी सगी माँ मानती हूँ। मम्मी कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, मेरी बहन की बेटी और मेरी बेटी अलग अलग नहीं है। वो लोग अपने गांव जाने की तैयारी करने लगे थे। मैंने पूर्वी से कहा था कि मैंने तुम्हारे मोबाइल दिया है तो मुझसे बात करती रहना। मैंने तुम्हें मोबाइल थोड़ा बहुत चलाना तो सिखा ही दिया है। वह कहने लगी जी दीदी, मुझे आपकी सिखाई हुई एक एक चीज़ अच्छी तरह से याद है। पापा ने उन लोगों के लिए गाड़ी तैयार करवा दी थी और ड्राइवर से कहा था कि वह उनको उनके गांव तक ही छोड़कर आए, जबकि मेरे अंकल मना भी कर रहे थे। अंकल जी भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझे बार बार आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं एक दिन आप लोगों के गांव जरूर आऊंगी। मेरी यह बात सुनते ही उनके चेहरे पर उदासी छा गई थी और उन्होंने फौरन ही हमसे कहा कि बेटा कभी भी हमारे गांव आने की गलती मत करना, अच्छा नहीं होगा। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गई। भला वह ऐसा क्यों कह रहे थे। उन्होंने मेरे पापा से कहा था कि आपको अंशिका का बहुत बहुत ख्याल रखना है और उसे कभी भी हमारे गांव नहीं आने देना। मैंने कहा आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो, अब तो मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आप भी मेरा परिवार हो। उन्होंने कहा बेटा अभी तुम पूरी बात के बारे में नहीं जानती, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, कभी भी हमारे गांव आने की गलती मत करना। उसके बाद उन लोगों ने हमसे नज़रें भी नहीं मिलाई और वह लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हो गए। मैं तो उनके अंदाज देखते ही रंग रह गई थी। वह लोग हमारे घर से चले गए तो जिंदगी अपनी रूटीन पर आ गई थी। मैं मम्मी को भले ही नहीं भुला पा रही थी, लेकिन मरने वाले इंसान को सिर्फ याद किया जा सकता है, उसकी खातिर सब कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। गांव जाने के बाद अंकल और आंटी ने तो मुझसे कोई कांटेक्ट की नहीं किया था, लेकिन पूर्वी मुझे नहीं भूली थी। उसने मुझे पहुंचते ही मुझे फ़ोन कर दिया था और बताया था कि गांव आने के बाद माँ पिताजी बहुत रोए थे। उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने आपके गांव आने से क्यों मना कर दिया। मैंने उससे पूछा, कहा कि चलो यह बात छोड़ो, मैं चाहती हूँ कि तुम एजुकेटेड बनो। वह कहने लगी आप भी क्या पढ़ाई कर रही हो। मैंने कहा कि मैं इंजीनियर की पढ़ाई कर रही हूँ। वह कहने लगी कि आप शहर की लड़कियों के तो मज़े ही हैं, मज़े हैं, हमारे गांव में तो लड़कियों को खुलकर हंसने भी नहीं दिया जाता। मैंने कहा मेरी तमन्ना है तुम्हारे गांव जरूर आऊं, क्योंकि जितनी बातें तुम और तुम्हारे मम्मी पापा मुझे गांव के बारे में बता चुके हैं उसे तो मुझे यही लगता है कि तुम्हारा गांव सच में बहुत इंटरेस्टेड है, कि तुम्हारा गांव सच में बहुत ही। पूर्वी मेरी ऐसी बातों पर बहुत हंसती थी। मेरी हर रोज़ पूर्वी से बात होती रहती। मैंने अपनी फ्रेंड को अपनी बहन के बारे में बताया तो वह लोग भी सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी कि क्या सच में तुम्हारी जुड़वा बहन है। उन लोगों को पूर्वी से मिलने की तमन्ना होने लगी थी। मैंने पूर्वी से कहा थी तुम इस बार शहर आओगी तो मैं तुम्हारी मुलाकात अपनी दोस्तों से करवाऊंगी। पूर्वी कहती थी कि गांव में मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, आप कभी हमारे गांव आओगी तो मैं आपकी मुलाकात अपनी सहेलियों से करवाऊंगी। मगर आप मेरे गांव कैसे आ सकती हो, आपका यहाँ आना तो मना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मेरी एक दोस्त जो मेरी सबसे पक्की दोस्त थी, अर्पिता, वो डीएसपी बनने की तैयारी कर रही थी। मुझे तो पढ़ने लिखने का इतना शौक था कि, लेकिन मेरी सारी फ्रेंड किसी न किसी काबिल बन गई थी। इन दिनों मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम के दौरान मेरी बातचीत पूर्वी से नहीं हो पा रही थी। जैसे ही मुझे फुर्सत मिली मैंने फ़ौरन ही पूर्वी को फ़ोन लगाया था। मैंने कहा पूर्वी तुम कहाँ हो, आजकल मुझे फ़ोन भी नहीं करती हो। पूर्वी कहने लगी कि दीदी मैं बहुत उदास हूँ। मैंने कहा क्यों, तुम क्यों उदास हो। तो वह कहने लगी कि दरअसल गाँव में मेरी एक दोस्त है
रितु की शादी होने जा रही है। मैंने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी सहेली की शादी होने जा रही है तो इसमें तुम उदास क्यों हो रही हो? शादी के बाद कहीं दूर शिफ्ट होने वाली है। पूर्वी कहने लगी कि नहीं, वह कहीं दूर तो शिफ्ट नहीं हो रही, वह हमारे गांव में रहेगी। लेकिन हमारे गांव की लड़कियों की शादी इतनी आसानी से नहीं होती। मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? वह कहने लगी मेरी सहेली रितु बहुत परेशान है। जैसे जैसे उसकी शादी के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ही उसका और उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा शादी होने जा रही है तो इसमें रोने वाली क्या बात है? पूर्वी ने मुझे बताया कि हमारे गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसके साथ बहुत ही गलत होता है। गलत होने से मतलब कि पिछले 40 साल पहले गांव का एक सरपंच हुआ करता था। वह सरपंच बहुत ही दबंग आदमी था। उसको गांव की लड़कियां बहुत पसंद थी, इसलिए समस्तीपुर में जिस भी लड़की की शादी होती वह लड़की की शादी की रस्म होने से पहले ही उसे अपने घर उठवा ले करता था और खुद उसके साथ अगर उसका विरोध करने की कोशिश करता या अपनी बेटे को बचाने की कोशिश करता तो वह लड़की के साथ साथ उसके पूरे परिवार को गांव के चौक पर बांधकर इतनी बुरी तरह से पीटता था कि देखने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और किसी भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह उसका विरोध कर सके। गांव के सारे ही लोग उस सरपंच से बहुत डरते थे। मैंने कहा यह बात तो पिछले 46 साल पुरानी है। अब तक तो तुम्हारे गांव का सरपंच जिंदा में नहीं होगा तो फिर अब किस बात का डर है? पूर्वी ने मुझे बताया कि सरपंच तो मर चुका है पर उसकी पीढ़ी तो अभी तक चलती आ रही है। सरपंच के बेटे ने भी गांव की लड़कियों के साथ यही सब कुछ किया और फिर जब चरण सिंह का बेटा ध्रुव सिंह के जवान होने के बाद उस सरपंच की गद्दी सौंप दी गई तो वह भी अब यही कुछ कर रहा है। सरपंच की पूरी पीढ़ी गांव की लड़कियों की इज्जत के साथ खेलती रही है। हमारे गांव में बेटियों की शादी पर दहशत का माहौल छा जाता है। बस मेरी दोस्त इसी जगह से परेशान है कि उसकी शादी वाले दिन भी सरपंच जी के घर से सूचना आएगी और सूचना के मुताबिक दुल्हन को शादी करने से पहले सरपंच जी के घर जाना होगा और सरपंच के साथ रितु और उसके परिवार को गांव की चौक में बांधकर पूरी तरह से पीटा जाएगा और इतनी बुरी तरह से पीटा जाएगा कि उनकी जान चली जाएगी। अब तक ये लोग ना जाने कितने लोगों की हत्या कर चुके हैं। गांव के सभी लोगों को लगभग अपनी जान प्यारी है, इसलिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पूर्वी मायूसी भरी आवाज में कहने लगी कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। गांव के सरपंच ने अपना खौफ गांव के ही सारे लोगों के दिल में बिठाया हुआ है और इनका परिवार ही। मैंने कहा अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हो रही, इसलिए तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए और अपनी सहेली से भी कहना कि उसे और उसके परिवार को पुलिस के पास जाना चाहिए। गांव के सरपंच के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए। अभी मैं और पूर्वी बातें ही कर रहे थे जब उधर से मासी आ गई और मासी के आने के बाद पूर्वी ने फ़ोन बंद कर दिया था। मैं पूर्वी और उसकी सहेली के लिए परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भैया से कहती हूँ दोनों भाइयों में से कोई भी मुझे गाँव ले जाएगा। थोड़ी बहुत देर के लिए मैं वहाँ जा सकती थी। मैंने जब बड़े भाई से गाँव जाने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने छोटे भाई से बात की तो उन्होंने भी मना कर दिया कि हम तुम्हें गाँव नहीं लेकर जाएंगे। उन दोनों ने मिलकर मेरी शिकायत पापा से कर दी। पापा कहने लगे बेटा यह तुम क्या कर रही हो? वह लोग तुमसे मना करके गए हैं कि तुम्हें गांव नहीं जाना तो फिर तुम्हें क्यों अपने दोस्त भाइयों से वहां जाने की जिद कर रही हो? तुम्हारे लिए वहां जाना बहुत ही खतरनाक है। मैंने कहा पापा आखिरकार ऐसी भी क्या बात है कि मैं गाँव नहीं जा सकती? मुझे पूर्वी से मिलना है। वह और उसकी सहेली किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। पापा कहने लगे कि वह किसी मुसीबत में फंसी हुई नहीं है और अगर उन पर कोई मुसीबत आई तो वह लोग खुद उसे हैंडल कर लेंगे। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम हमारी जिम्मेदार हो और हमें तुम्हारा बहुत ख्याल रखना है। मैंने कहा पापा मुझे कुछ भी नहीं होगा, आखिर आप कैसी सोच रखने हो? पापा कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूंगा। अगर गांव में किसी को यह बात पता चल गई कि तुम आकाश और रेणुका की दूसरी बेटी हो तो फिर तुम्हें उस गांव में रहना होगा और की बेटी बनकर, और फिर तुम्हारी शक्ल भी पूर्वी से खूब मिलती है। इसमें तो गाँव वाले तुम्हें उसकी जुड़वा बहन समझ ही लेंगे। देखो उनके गांव की रीति रिवाज बहुत पुराने हैं और अलग हैं। तुम शहर की रहने वाली हो इसलिए गांव की बातों को नहीं समझ सकोगी। सरस्वतीपुर कोई ऐसा वैसा गांव नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक गांव है। वहाँ के लोगों की सोच बहुत अलग है। वहाँ जाकर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी मुसीबत में फंसे। पापा मेरी इस हरकत से नाराज हो गई थी, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। मेरी बातचीत अभी भी लगातार पूर्वी से हो रही थी। इधर मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। पापा चाहते थे कि अब मेरी शादी कर दे, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। पापा ने कहा था कि तुम पूर्वी से बड़ी हो। पूर्वी के माता पिता का मेरे पास फ़ोन आया था। उनका कहना था कि सबसे पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए, तुम्हारी शादी के बाद ही वह पूर्वी की शादी भी कर देंगे। मैंने कहा लेकिन पूर्वी की शादी वह लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं?
उस गांव में तो लड़कियों की जब शादी होती है तो उनके साथ बहुत ही बुरा होता है। पापा कहने लगे, बेटा ऐसे तो एक एक दिन होना ही था। मुझे पूर्वी से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र होने लगी है। मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे अभिनय के साथ तय कर दिया है। पापा कहने लगे कि तुम तो अभिनय को बहुत अच्छे से जानती हो। मैंने कहा, पापा आपको मेरी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है। मगर पापा ने मेरी एक न सुनी और मेरा रिश्ता अभिनय के साथ तय कर दिया था। उधर मुझे पूर्वी ने फ़ोन किया और फुट फुट कर रोने लगी। मैं उसके रोने से घबरा गई थी। मैंने कहा, तुम क्यों रो रही हो। तो भी कहने लगी कि दीदी मेरी शादी होने जा रही है और मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे गांव में लड़कियों के साथ साथ क्या होता है। मैंने कहा, पूर्वी तुम रोने की जरूरत नहीं है। मैं अंकल आंटी से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि तुम्हारी शादी यहाँ शहर में आकर करें। उधर गांव में शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ने मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। जब से अभिनय और मेरा रिश्ता तय हुआ था तभी से वह मुझे फ़ोन कर लिया करता था। मेरा दिमाग ख़राब कर रहा था। उसके कॉल्स को मैं बड़ी मुश्किल से इग्नोर कर रही थी। लेकिन मुझे कुछ भी करके गांव जाना था और अंकल आंटी को समझाना था कि वह पूर्वी की शादी अपने गांव में ना करे। मगर मेरे लिए गांव जाना इतना आसान नहीं था। मैं गांव कैसे जाती। उधर अभी ने बार बार मुझे मैसेज और कॉल करके बात करने के लिए कह रहा था। मैं उससे तंग आ गई थी, इसलिए मैंने उसकी कॉल रिसीव कर ली थी। मैं जानती थी कि वह अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे करना चाहता है। अक्सर रिश्ता लग जाने के बाद लड़के यही करते हैं। अब वो दिन में मुझे कई कई बार कॉल्स करता था और तंग आकर मुझे उसकी एक दो कॉल रिसीव करनी ही पड़ जाती थी और उससे बात भी होने लगती थी। मेरा मंगेतर था। मैं उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि वह मुझे पसंद नहीं था, बस मुझे पूर्वी की फिक्र हो रही थी। फिर मुझे आइडिया आया कि मुझे ना तो गांव पापा लेकर जा सकते और ना ही दोनों भाई लेकर जाएंगे। एक अभिनय ही था जो मेरी मदद कर सकता था। मैंने अभिनय से कहा, क्या हम दोनों मिल सकते हैं। तो वह कहने लगा कि हाँ हाँ बताओ कहाँ मिलना है, मैं तो तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, तो ठीक है, अभी और इसी समय अपनी गाड़ी लेकर आ जाऊँ। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। मैंने पूर्वी को फ़ोन करके गांव का एड्रेस लिया था। गांव बहुत ही दूर था। मैंने अभिनय को गांव का एड्रेस बता दिया था। मुझसे जैसा जैसा कहती वह लगातार वैसा ही कर रहा था। अभिनय कहने लगा कि तुम मुझे इतनी दूर कहाँ लेकर जा रही हो। क्या हम लोग इतनी दूर मीटिंग करने वाले हैं। मैंने कहा, मेरी खातिर तो तुम कहीं भी जाने के लिए तैयार हो सकते हो ना, तो इसलिए खामोशी से गाड़ी चलाते रहो। वह बेचारा मेरे कहने के मुताबिक चलता रहा। जैसे ही हम लोग स्वस्तिपुर के अंदर एंटर हुए, मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह से छुपा लिया था। लगभग 4 घंटे गाड़ी का सफ़र तय करने के बाद हम लोग स्वस्तिपुर गांव पहुंच चुके थे। पूर्वी अपने दरवाजे पर खड़ी मेरा और अभिनय का इंतजार कर रही थी। अभिनय बार बार मुझसे पूछ रहा था, यह हम कहाँ आ गए। मैंने कहा, ये मेरे साथ चलो, अभी सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं जैसे ही अभिनय को लेकर घर के अंदर दाखिल हुई, अंकल आंटी और पूर्वी मुझे गौर गौर से देखने लगे थे। मैंने अपने चेहरे से दुपट्टा भी हटा लिया था। मेरा चेहरा देखकर वह लोग हैरान रह गए और जल्दी से मेरे करीब आए। पूर्वी से उन्होंने झट से दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा था। आंटी कहने लगी कि बेटा तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो, हमने तो तुमसे मना किया था। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने कहा, खामोशी से यहाँ आई हूँ, मुझे आपसे बात करनी थी। अभी ने मुझे पूर्वी को बड़े गौर से देख रहा था। मैंने अभिनय को पूरी बात बता दी थी कि पूर्वी मेरी जुड़वा बहन है और किस तरह से मैं शहर में आकर पली बड़ी। मैंने कहा, आप लोग पूर्वी की शादी क्यों करना चाहते हो। मुझे पूर्वी ने ही इस गांव में सब कुछ बता दिया है। आप लोग उस सरपंच के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। अंकल कहने लगी कि बेटा हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। पिछले 40 साल उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सका तो फिर हम भला कैसे ले सकते हैं। पूर्वी का रिश्ता तय करना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि जिस घर में पूर्वी का रिश्ता आया है उसकी बेटी के साथ पहले पूर्वी का रिश्ता तय था। जब पूर्वी 6 साल की थी तब हमने उनको जुबान दी थी कि हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ कर देंगे। हमारे गांव में जुबान की बहुत अहमियत है। पूर्वी 23 साल की हो गई थी और उस हिसाब से हमें उसकी शादी कर देनी होगी। इस गांव में गांव के लोग ही आपस में शर्मिंदियाँ शादी करते हैं। हम लोग गांव के रीति रिवाज के खिलाफ नहीं जा सकते। बेटा तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा, आप लोगों ने जब पूर्वी का रिश्ता तय कर दिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन गांव का सरपंच उसका आप लोग क्या करेंगे। अंकल कहने लगे कि बेटा कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को उस राक्षस के हवाले करूं। मन तो करता है कि पूर्वी को उसके पास भेजने से पहले मैं अपनी और अपनी बेटी की जान ले लूं। मैंने कहा, आप लोगों को ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को आवाज़ उठानी होगी। आंटी कहने लगी कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, वह बहुत ही खतरनाक इंसान है। गांव की बहुत सारी ज़मीनों पर उसका कब्जा है। गांव गरीबों को अपना राज चलाता है। हम लोगों से हर हफ्ते महीना वसूल करता है। इस गांव के सारे ही लोग लगभग उसे आगे दबे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बेटा हमें पूर्वी की शादी भी इसी तरह से करनी होगी जैसे गांव की हर लड़की की हुई है। मैंने कहा, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी।
वो लोग कहने लगे, तो फिर तुम क्या करोगी? मैंने कहा, मैं पूर्वी की जगह खुद उस राक्षस का सामना करूंगी। अब भी नए ने कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो। अंकल आंटी ने बताया कि वह आदमी बहुत ही खतरनाक है, तो तुम्हें उसके पास जाने की क्या जरूरत है। अंकल आंटी भी कहने लगे कि नहीं नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मगर उन लोगों ने मुझे मेरी मम्मी की कसम देकर वापस जाने के लिए कहा। यहाँ मैं मजबूर हो गई थी, इसलिए मुझे अभिनय के साथ वापस आना पड़ गया था। लेकिन मैं पूर्वी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकती थी, लेकिन मुझे अभिनय के साथ की जरूरत थी। उसने मुझे भरोसा दिलाया था कि वह भी मेरी मदद करेगा। अंकल आंटी ने किसी भी बात नहीं सुनी और पूर्वी की शादी अपने गांव के लड़के के साथ तय कर दी थी। उन्होंने तो हमारे घर से भी किसी को इनवाइट नहीं किया था। इधर मैंने किसी को खबर नहीं दी। मैं खामोशी से समस्तीपुर चली गई। जाने के बाद अभिनय के जरिए खामोशी से मैंने पूर्वी को गायब कर दबा दिया और पूर्वी की जगह मैं दुल्हन बनकर बैठ गई थी। मुझे तो मेरे खुद के माता पिता भी नहीं पहचान पाए थे कि मैं पूर्वी हूँ, बल्कि अंशिका हूँ। मैं और अभिनय के मिलकर एक प्लान बनाया था और हमें उम्मीद थी कि हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। ध्रुव सिंह जो इस गांव का सरपंच था, उसकी इस गांव में बहुत पावर थी। पॉलिटिकल लोगों का हाथ भी उसके ऊपर था, इसलिए पुलिस का उसका कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए अभिनय ने मुझे संभल कर रहने के लिए कहा था। मेरी बारात आने में 1 घंटा रह गए थे जब ध्रुव सिंह आदमियों के जरिए उसे पता चला कि गांव की एक जवान लड़की की शादी हो रही है, तो उसने अपने आदमियों को घर भिजवा दिया था। सुबह के 2 बार उसके घर बुलवाया चुका था। अगर तीसरी बार मुझे नहीं भेजा गया तो वह कुछ भी कर सकता है। ध्रुव सिंह बहुत ही चालाक आदमी था। खामोशी से भी इस गांव में कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता था, उसे पता चल ही जाता था। अंकल आंटी बहुत रो रहे थे। वह मुझे सरपंच के यहाँ भेजने तो नहीं चाहते थे, मगर मेरा जाना बहुत जरूरी था कि अब की बार कुछ भी कर सकता था। इसलिए मैंने उन लोगों से विदाई ली और फिर उन्होंने रोते रहते मुझे सरपंच के यहाँ भेज दिया। उसके आदमियों ने मेरे पापा के साथ बदतमीजी भी की और कहा कि सुबह से 2 बार सूचना लेकर जा चुका हूँ। अब की बार अगर लड़की नहीं गई तो सरपंच जी खुद यहाँ आ जाएंगे। मेरे पापा ने माफ़ी मांगी थी और बार बार कहा था कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मगर उन लोगों पर कोई असर नहीं होने वाला था। मुझे सरपंच की हवेली पर ले जाया गया था। मुझे डर भी लग रहा था, मगर यह काम करना मेरे लिए बहुत ही जरूरी था। उसके बाद 2 आदमी मुझे हवेली के अंदर ले गए और फिर सरपंच के कमरे के अंदर ले जाया गया। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गई तो वह एक बड़ा ही गंदा सा कमरा था। टेबल पर दारू की बोतलें रखी हुई थी और वहीं पर उसके कुछ हथियार भी थे। उसने मुझे बिस्तर पर लेटने के लिए कहा था। वह दिखने में बड़ा ही खतरनाक आदमी था। जैसे मैंने उसके बारे में सुना था, वह वैसे ही था। वह धीरे धीरे अपने समझ रहा था, मगर उसे नहीं पता था कि आज उसके बुरे कर्मों का अंत होने वाला है। वह धीरे से चलता हुआ बिस्तर तक मेरे करीब आया और उसने जैसे ही मुझे हाथ लगाया, मैं फौरन ही उसके हाथ को पकड़ लिया था और रिवॉल्वर निकालकर उसके कान पर रख दी थी। मैंने कहा कि अगर तूने थोड़ी ही होशियारी की तो गोली तेरे माथे के आर पार हो जाएगी। वह शोर मचाने लगा और कहने लगा कि कौन है तू, कहाँ से आई है। उसे लगा था कि मैं पुलिस हूँ, मगर मैं पुलिस नहीं थी, बल्कि मैंने पुलिस की सहायता ली थी। यहाँ की पुलिस की नहीं, क्योंकि यहाँ की पुलिस तो बिकी हुई थी, जिसे इन जैसों लोगों ने खरीदा हुआ था। मैंने अपने शहर की पुलिस और अपनी सहेली डीएसपी अर्पिता से मदद ली थी, जो हमारे शहर की डीएसपी अफसर बन चुकी थी। मैं उसको पकड़कर उसके माथे पर रिवॉल्वर रखकर उसे चलाते हुए बाहर तक ले आई थी, जहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस को देखकर वह घबरा गया था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, लड़की तू नहीं ठीक नहीं कर रही। तुझे कुछ नहीं पता कि मैं तेरा क्या कुछ नहीं कर सकता। मुझे छोड़ दो, अपनी सलामती चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। तभी डीएसपी अर्पिता ने आकर उसे अपनी हिरासत में लिया और कहा कि अब तुझे पता चलेगा कि तेरे साथ क्या होता है। उधर के एरिया के डीएसपी साहब और एसपी साहब को बुला लिया गया था। उस गांव में मौजूद थाने के जितने भी पुलिस वाले थे, उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। उन सबको भी अरेस्ट कर लिया गया था और गिरफ्तार करने के बाद पूरी फोर्स ने चारों तरफ से गांव को घेर लिया था। ध्रुव सिंह और उसके पूरे परिवार को भी हिरासत में ले लिया गया था, क्योंकि उसके घर की औरतें और मर्द भी गांव के लोगों पर अत्याचार करते थे। औरतें गांव की औरतों के साथ मारपीट करती थी, उन पर अपना रौब जमाया करती थी, जबकि आदमी औरतों के साथ किया करते थे। उन लोगों पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई, वह कभी जेल से ना छूट सके। उसके और उसके परिवार के अंदर जितने भी काम करने वाले आदमी थे, उन सबको भी अरेस्ट कर लिया गया था। गांव के सरपंच की पीढ़ी जो अब तक चली आ रही थी और औरतों के साथ हो रहे थे, उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा देने का गांव वालों ने वाह कर दिया। ध्रुव सिंह को अरेस्ट करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो शायद वह मेरी जान पर हमला भी कर सकता था, क्योंकि अब तक वह और उसका परिवार और उसके बुजुर्ग काफ़ी सारे लोगों की जान ले चुके थे। फौरन सबको गिरफ्तार करके तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उसको जेल भेज दिया गया था। और फिर कोर्ट से आदेश लेने के बाद उसकी हवेली को भी तुरंत गिरवा दिया था, क्योंकि उसके बाद दादा शुरू से ही उस गांव की जमीनों पर कब्जा करके बैठे थे, जिन लोगों ने
आपको परेशान करते हैं, क्योंकि जुल्म होते हुए देखना भी उतना ही तकलीफ देह होता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। धन्यवाद।